करें डिस्कस। देखिए फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या होगा, एचओ किसी कंट्री में है और ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में है, तो ऐसे ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। अभी 5 मिनट मत लिखो, तो मैं तुम्हें कंप्लीट समझा दे रहा हूँ। ठीक है, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम है फॉरेन ब्रांच को समझाने का, केवल प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, है ना, ऐसा काम है इसका। तो देखना क्या हो रहा है। सपोज करें कि एग्जांपल लें अपन की, जो अपना हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। ठीक है, इंदौर में क्यों नहीं है, ये इंदौर में है, छतरपुर में है हेड ऑफिस, जहां तक ब्रांच भी नहीं पहुंच सकती, और इसकी ब्रांच छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ब्रांच यूएसए में है। ठीक है, अब देखना हमें पढ़ना क्या है। जो ब्रांच यूएसए में है, मतलब ऐसा समझें आप कि यूएसए में एक दुकान खुली है आपकी कपड़े की, और इंदौर में आप कपड़े बनाते हैं, इंदौर में भी बिकते हैं, कुछ ब्रांच इंदौर में भी हैं, और कुछ आपकी यूएसए में भी ब्रांच खुली हुई है, वहां भी कपड़े बिकते हैं। प्लीज बात को बहुत कॉन्सेप्चुअली समझना है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए हम करना क्या चाह रहे हैं, ये चैप्टर क्यों है हमारे लिए पढ़ने को। अब जो आपकी यूएसए में दुकान खुली है, ठीक है, ये दुकान खुली है आपकी, है ना, हमारी दुकान ऐसे ही खुलती है, 2 गेट बना लो, ये डेबिट साइड का गेट है, क्रेडिट साइड का गेट। अब इसमें आप सपोज करें आपने एक शर्ट बेची, एक शर्ट आपने सेल करी, तो आप रुपए में सेल करेंगे या उसकी कीमत डॉलर में दिखाई दे रही होगी मैम, डॉलर में दिखाई दे रही होगी, है ना, महंगे वाले कपड़े बेच रहे हैं, तो $100 का एक शर्ट है। अब देखना इन्होंने जो सेल बुक की होगी, ठीक है, दुकान में, उसकी एंट्री बता सकते हैं आप क्या होगी अगर एक क्रेडिट सेल है तो? अगर एक क्रेडिट सेल है तो क्या एंट्री होगी इसकी? डेटर टू सेल्स, और ये होगी $100 में। सपोज करो उन्होंने माल परचेज किया था किसी क्रेडिटर से, तो एंट्री आई होगी परचेज टू क्रेडिटर, और यही उन्होंने परचेज किया था $75 की शर्ट परचेज करी थी, और हम मान रहे हैं हमारी दुकान ने आज तक एक ही शर्ट खरीदी हो, बिक गई हो। ठीक है, हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है। ये $75 की खरीदी गई थी और $75 की खरीदी गई थी, और ये $100 में हमने बेच दी। अब इसका अगर तुम ट्रेडिंग तैयार करोगे, ठीक है, जो ट्रेडिंग आएगा उसमें परचेज दिखाई देगा $75, सेल्स दिखाई देगा $100, क्लोजिंग स्टॉक बचा क्या? नहीं, है ना, और एक जीपी कितना हो गया? $25। कोई खर्चा नहीं, तो सीधे $25 का हमें फायदा हुआ। ये हमारी ब्रांच ने इस साल प्रॉफिट कमाया, कोई डाउट? अब जो एचओ जो इंदौर में कपड़े बिक रहे होंगे, यहां भी शर्ट बिकी होगी ₹250 की टी शर्ट, महंगी कर लो, ₹1500 की शर्ट बिकी। ठीक है, अब जो एचओ के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं वो रुपए में दिख रहे हैं, जो ब्रांच के ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं वो डॉलर में दिख रहे हैं, और जो कंपनी है वो कहां की है? इंदौर की कंपनी है। एचओ इंदौर में है, मतलब कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी हुई ना, हेड ऑफिस इंडिया में है, मतलब कंपनी कहां की हुई? इंडिया में, इंडिया में रजिस्टर्ड है, वो इंडियन कंपनी हो गई। अब जो इंडिया की कंपनी है उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर के सामने रखना पड़ेंगे। तो बताएं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के सामने जाएंगे, उसका जो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, जो P&L बनेगा कंपनी का P&L, वो किस करेंसी में बनेगा? रुपए में, या थोड़ा रुपए में थोड़ा डॉलर में चल जाएगा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी आपने सुना हो, तो मनी का मतलब होता है रूलिंग करेंसी ऑफ दी कंट्री। आप जिस देश में हैं उस देश की जो रूलिंग करेंसी है उसको मनी बोला जाता है ना। तो आपके लिए मनी का मतलब रुपए होगा, और आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रुपए में होना चाहिए। आपका जो शेयर होल्डर है वो इंडिया का शेयर होल्डर बेस है, और नहीं है तो भी इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आरओसी के पास जमा कर रहे हो आप, या फिर अपने शेयर होल्डर को भेज रहे हो, और जो इंडिया मीटिंग हो रही है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रुपए में ही होना चाहिए। मतलब पूरा कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा
वो एचओ की जो होम करेंसी है, जो कंपनी की होम करेंसी है, उसमें कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के शेयर होल्डर के सामने रखा जाएगा। शेयर होल्डर जज करेंगे कि हमें उस ब्रांच से फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब एक कंपनी का P&L बनाओगे तो इसमें प्रॉफिट डॉलर में नहीं दिखा सकते। वो प्रॉफिट किस वैल्यू में दिखाई देना चाहिए, किस करेंसी में दिखाई देना चाहिए, रुपए में दिखाई देना चाहिए। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जो हमने डॉलर में बनाया है उसको किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो डेटर दिख रहा है इसको भी किस में कन्वर्ट कर लें, रुपए में। सपोज करो कि $1 इक्वल टू 60 रुपए है, तो बताओ फिर हम डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए की डेटर, 6,000 रुपए की सेल, और ये कितना हो जाएगा, 4,500 रुपए की परचेज और 4,500 रुपए के क्रेडिट। अब सब कुछ किस में आ जाएगा, रुपए में। तो अब तुम बना लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग। तो परचेज कितना दिखाई देगा, 4,500, सेल्स कितना दिखाई देगा, 6,000, और जीपी कितना आ जाएगा, 1,500 रुपए में। अब क्या तुम इसको शेयर होल्डर के सामने रख सकते हो? हाँ, अब उनकी समझ में आएगा कि अच्छा 1,500 का फायदा हुआ। सही है। आप सोचो एक ऐसी कंपनी जिसकी 4 अलग अलग कंट्री में ब्रांच है, तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाउंड में बना है, एक डॉलर में बना है, एक येन में बना है, यहाँ रखा हुआ है शेयर होल्डर के सामने। शेयर होल्डर वही हिसाब नहीं लगा पा रहा है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते आप, है ना। तो आपको क्या करना है, उसको पूरा रुपए में कन्वर्ट करना है। आप रुपए में बताओगे कितने का फायदा है ना, उसको वो समझ में आ रहा है, वो उस पे डिसीजन लेगा। तो बस हम एक थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं इसको डिस्कस। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रांच के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, ब्रांच ने जर्नल एंट्री की होगी एंड इसका लेजर बनाए होंगे। किसमें बनाए होंगे बताओ, ये डॉलर में। प्लीज सुनते जाएं। फिर क्या बनेगा, इसके जर्नल और लेजर के बेस पे क्या बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस भी किसमें बन जाएगा, डॉलर में। अब अगर बना बनाया ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम क्या बनाते हैं, P&L और बैलेंस शीट। तो अगर तुम इस ट्रायल बैलेंस को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, किसमें कन्वर्ट कर दो, रुपए में, है ना। कन्वर्ट कर दो इन होम करेंसी, मतलब रुपए में कन्वर्ट कर दो, तो जो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा वो किसमें आ जाएगा, रुपए में। और फिर ट्रायल बैलेंस की दम पे क्या कर लेंगे, हम P&L बना लेंगे, तो वो भी किसमें आ जाएगा, रुपए में। और जो बैलेंस शीट बना लेंगे वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस बना हो तो ट्रायल बैलेंस, कल भी ये बने क्वेश्चन करें ना, ट्रायल बैलेंस दिया था उन्होंने और किसमें बना था, रुपए में। तो हमने क्या किया, उसमें से जो नॉमिनल नेचर की चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, वो ट्रेडिंग P&L में डाल दिए। और जो फर्नीचर हो गया, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हो गया, वो कहाँ ले गए, हम उसको बैलेंस शीट में ले गए। तो बस यहाँ डॉलर में बना होगा तो डॉलर में रुपए की रेट का गुणा करके, जैसे 60 रुपए का गुणा कर दिया तो डॉलर किस में कन्वर्ट हो गया, रुपए में। बस फिर तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने इसको शुरू करा कि जैसा तुम्हें मिला था ना ट्रायल बैलेंस अभी, बस वैसा मिलेगा, लेकिन वो कौन सी करेंसी में होगा, डॉलर में। तो उस पर रुपए में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, रेट का मल्टीप्लाई करना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपए में। और जब वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बना लेना, तो वो किसमें बन जाएगी, रुपए में बन जाएगी। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि नेट प्रॉफिट निकाल के उसको रुपए में गुणा कर दें तो सीधा नेट प्रॉफिट निकल आए। तो AS 11 बताता है कि हर चीज को एक ही रेट पे कन्वर्ट नहीं करा जाता। ओपनिंग स्टॉक जब खरीदा गया हुआ तब कोई और रेट चल रही थी, जो आपने माल बेचा साल में तो अलग अलग समय अलग अलग रेट चल रही थी, जब आपने माल परचेज किया तब अलग अलग रेट चल रही थी। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस रेट पे कन्वर्ट होगा, जिस रेट पे वो एंड में खरीदा गया होगा। आ रही बात समझ में। तो इस हिसाब से एक रेट अप्लाई नहीं होनी है, मल्टीपल रेट अप्लाई होनी है। इसीलिए बस हमें सीखना कि कौन सी रेट अप्लाई होनी है, वो AS 11 में बताया गया है। तो उतना पोर्शन AS 11 का हम यहाँ साथ में कवर करेंगे। तो क्या करना, कन्वर्ट इन रुपए। इसके हिसाब से एज पर AS 11, अगर मैं इसको स्टेप बोलूं कि स्टेप कैसे अपन को यूज करना है, तो पहला स्टेप है जनरल लेजर बनाओ,
जो कि बना मिलेगा तुम्हें क्वेश्चन में। दूसरा स्टेप है ट्रायल बैलेंस बनाओ किसमें, डॉलर में, जो कि तुम्हें बना हुआ मिलेगा, और हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो तीसरा काम हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है रुपए में, और जब रुपए में कन्वर्ट हो जाए तो फिर डॉलर बैलेंस ही चौथा काम हमारा हो जाए। ओके, होमवर्क दे दो, चलो ठीक है, बस कल पढ़ते हैं इसको।